बाल टूटते ही है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर से टेंशन और लोगे तो और ज्यादा टूटेंगे, फिर सफेद भी हो जाएंगे। तो उतना टेंशन मत लो। चलो, अगर गर्मी ना लग रही हो तो इसे बंद कर दो, या लग रही है ज्यादा गर्मी? सही है मौसम। आज हम लोगों को पढ़ना है स्वरों का वर्गीकरण। ये आवाज करता है ना थोड़ा। चलो, आज मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी इससे पहले हमने बहुत सारी बेसिक चीजें करी थी, तो उन बेसिक चीज से हमारा उतना ज्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इससे हमारी परीक्षा में काफी सारे प्रश्न आते हैं, सीधे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो हम देखेंगे, हम स्वरों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से करते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, या जीव के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, या मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। तो सबसे पहला जो आधार हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं उच्चारण काल के आधार पर। आज तक, अभी तक आप जो अपनी परीक्षा में करते रहे हो या पढ़ते रहे हो किताबों में, तो आपको उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के बताए जाते रहे होंगे, लेकिन आज हम इसको सही करके पढ़ेंगे, बिल्कुल सही तरीके से। बहुत सारी किताबें आप देखोगे तो आपको 3 प्रकार ही हमेशा मिलेंगे, पर हम पहले सही पढ़ते हैं, और वो तीसरा प्रकार हमने क्यों हटाया है, किस लिए हटाया है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, तो आप लिख सकते हो बाद में, पर पहले हम इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है, इसमें लिखा है उच्चारण काल। ध्यान देना कि रटना नहीं है आपको, बस समझना है, समझ के छोड़ दो, परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न आएगा अपने आप आंसर कर लेंगे। पहले तो इसी को समझेंगे, उच्चारण। उच्चारण का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं उच्चारण से? बोलना, ठीक है। और काल का मतलब क्या होता है? समय। तो आपको समझ में आया? मतलब हम स्वर को, स्वर कौन से, जो हमने 11 स्वर पढ़े हैं, ठीक है, इसमें हमारा जो अयोगवाह है वो नहीं आएगा, तो अनुस्वार और विसर्ग है उसको हम निकाल देंगे, 11 स्वर की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे 11 स्वर हैं उन स्वर को हम उच्चारण काल के आधार पर बांट रहे हैं कि उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के होंगे। तो उच्चारण काल का मतलब हो गया कि उनको बोलने में लगने वाले समय के आधार पर हम बांट रहे हैं। तो बोलने में लगने वाले समय के आधार पर ये हमारे कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपने अगर किताबें देखी होंगी और भी मार्केट की, तो आपको ये 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे, लेकिन अब हम यहाँ से इसको चेंज कर रहे हैं आगे। और अगर कभी मान लो परीक्षा में ऐसा आता है कि आपका प्रश्न आए और आपने 2 लिखा और आंसर 3 कर दिया जाए अगर, तो आप उसकी आंसर की को सुधार कर सकते हैं, और सुधारने के लिए आप कामता प्रसाद की बुक का उन्हें सोर्स दे सकते हैं, और वो सही होगा, ठीक है। तो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद और देखने के बाद हमने इसको सही किया है। पर क्या है कि हमारी मार्केट में लोग पढ़ते तो है नहीं, रिसर्च तो करते नहीं है, कॉपी पेस्ट किया आगे, अगर किसी ने गलत भी छाप रखा है, और अगर ये गलती से ये लग गया कि ये थोड़ा सही है, अगर एक टॉपिक भी उनका सही लग गया तो उनके सारे टॉपिक को सही मान लिया जाता है, और फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और ऐसे ही कॉपी पेस्ट होता है। तो अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है या गलत, मैं बताती हूँ। तो हम थोड़ा सा लिखेंगे पहले, लिखने के बाद फिर हम इसे सीखेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कितने प्रकार का होता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर में लिखते हैं, लिखिए इसमें, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, आप में से अगर कोई पुराने छात्र हो या जिन्होंने पुराना बैच लिया हो, तो वो भी इस चीज़ को सुधार लें, क्योंकि मेरे खुद के भी पुराने नोट्स में 3 ही लिखा हुआ है। और वो 3 क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि मैं हमेशा उसे मजबूरी में लिखती थी कि सभी किताबों में 3 लिखा होता था। तो यह है कि अब मान लो सारी किताबों में 3 लिखा है, आयोग ने पूछ लिया तो 3 ही आंसर दिया जाएगा। तो मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि जिस सोर्स को मैं आधार बनाऊं और ये चीज़ कहूं कि यहाँ पे ये लिया है और ये सही है। पर अब मुझे फाइनली वो सोर्स मिल गया है, और अगर कभी ऐसा आपका किसी भी परीक्षा में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे पास वो बुक भी है कामता प्रसाद की, जो पुरानी है, और पेज नंबर और उनकी बुक का पब्लिकेशन कौन सी ईयर का, वो सारी चीज़ें मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है। तो उस आधार पर तभी मैंने अपने नोट्स में भी तभी चेंज किया जब मेरे पास भी ये वाली चीज़ होगी कि हाँ ये इस तरह से है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, पूर्ण विराम लगा दीजिए। इसके आगे लिखिए, इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है, इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। हैं के बाद निर्देशक चिन्ह लगाना है, निर्देशक चिन्ह इस तरह से जैसे आप डैश कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद लिखना है अ, ई, उ, री, ह्रस्व स्वर में लिखना है। ये 4 होते हैं अ, ई, उ, री, ठीक है। दीर्घ स्वर में लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। पूर्ण विराम। ये 7 होते हैं, ये 7 होते हैं। हैं के बाद फिर से आपको निर्देशक चिन्ह लगाना है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो 11 संख्या हो गई हमारी। अब देखो, इसमें आपके जो किताब दी है इस बार, उसमें नीचे आपको लिखा हुआ है विशेष। संस्कृत में प्लुत नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता। हिंदी भाषा में इसे प्लुत चिन्ह के नाम से पढ़ा जाता है, और इसका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है, जैसे राधा, मोहन, धीरज आदि लिखा हुआ है, ठीक। अब ये जो पॉइंट दिया है ये आपको वही समझाने के लिए दिया है। अब इस पर ना थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। जैसे हम किताबों में देखते हैं तो हमें किताबों में दिया रहता है कि हमारा जो स्वर है, मतलब उच्चारण काल के आधार पर स्वर है, उसे हम 3 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ये सभी किताबों में ये रहता है, और मैं हमेशा इसका विरोध भी करती थी। अगर आपने मेरा लेक्चर सुना भी होगा जो ऑनलाइन क्लास में, एक्चुअली ऑनलाइन क्लास में हमारे एक छात्र ने कहा है कि मैम अपने पुराने बैच में 3 प्रकार ही बताया, तो मैं वही चीज बता रही हूँ। मैं हमेशा जब लेक्चर में आपको देती थी तो यही बोलती थी कि मेरी नजर में ये नहीं होना चाहिए।
कैसे नहीं होना चाहिए आप खुद भी देख सकते हैं। जब हमने बात कही ह्रस्व स्वर की, इसने कहा कि जिनका उच्चारण कम समय में होता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और हमने कितने रखे हैं इसमें स्वर? 4। फिर हमने कहा दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण लघु स्वर की तुलना में दुगने समय में होता है, और ये कितने होते हैं? 7। तो 4 और 7 हमारे कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, और 11 स्वर में ही हम कह रहे हैं। तो आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखिए कि प्लुत स्वर के लिए हमारे पास कोई उदाहरण ही नहीं बचा। जब उदाहरण ही नहीं बचा तो प्लुत स्वर हमारा है क्या? तो जब आप किताबों में देखेंगे तो वो किताबें आपको ये बताती हैं कि एक शब्द है हमारा, जैसे ओम, इस तरह से करते, ऐसे लिख के ऐसे दिखाते हैं ओम, इसे लिख के दिखाएंगे, या फिर वो लिखेंगे कि जैसे किसी का हम नाम पुकार रहे हैं तो ये इस तरह का साइन लगाते हैं और वहां पे ये लिख देते हैं, ठीक है, जैसे ओम लिख दिया या मोहन लिख दिया। तो आप मुझे बताइए कि जो भी किताबों में इस तरह की व्याख्या करते हैं उनसे मेरा सवाल ये है कि आप पढ़ा तो रहे हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वर, और स्वर अपने आप में वो होता है जिसका खंडन नहीं हो सकता। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने आप में वर्ण है या अपने आप में एक शब्द है? शब्द है। अब जो मोहन लिखा हुआ है ये भी अपने आप में वर्ण है कि शब्द है? माना कि हम मानते हैं कि इसे हमें मोहन पढ़ना है, ऐसे करके पढ़ना है, तो वो तो हम शब्द पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम वो वर्ण कहाँ पढ़ रहे हैं जिस वर्ण की हम बात कर रहे हैं? तो ऐसे ही आधार गलत हो जाता है। अब इसकी ये परिभाषा, जब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा आती है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जिनके उच्चारण में लगता है उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो हम मानते हैं कि जो ये ओम है ये ओम संस्कृत भाषा में होता है, और ये इस तरह से बनाया जाता है एक वर्ण में, और इसका उच्चारण ओम ही होता है। तो जब ये संस्कृत भाषा में होता है, आपने श्लोक में भी देखा होगा, श्लोक में भी ओम लिखा हुआ आता है, लिख के चलता है, तो ये संस्कृत भाषा में है ना कि हिंदी भाषा में। तो जब हम हिंदी भाषा का व्याकरण बना रहे हैं तो हमें इसे हटा देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमारी किताबों में इसको लिखा जाता है 3 प्रकार से। तो आपके बाद आप ये देखना कि जिन भी किताबों में दिया जाता है उच्चारण काल के आधार पर, या अगर आपको कोई टीचर कहता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे पढ़ रहे हैं तो आपको टीचर कहेगा आपको तो गलत पढ़ा दिया सरासर, 2 प्रकार का नहीं 3 प्रकार का होता है। तो आप पहले तो बताना कि स्वयं कामता प्रसाद ने ये बात कही है, जैसे मैंने लिखवाया है वो सेम टू सेम उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, ठीक है, कि ये संस्कृत का होता है हिंदी का नहीं। और फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब 11 स्वर हैं और 11 स्वर में 4 ह्रस्व हो गए और 7 दीर्घ हो गए, तो प्लुत स्वर का आप हमें उदाहरण बताइए। तो वो उदाहरण आपको वही बताएंगे क्योंकि सभी किताबों में ओम ही लिखा होता है उसके उदाहरण में। फिर आप उनसे ये प्रश्न करना कि आप हमें ये बताइए कि ये आप हमको स्वर पढ़ा रहे हो या शब्द बता रहे हो। तो उनके स्वयं के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं होगा। तब आप उनको समझाना कि सर उच्चारण काल के आधार पर 2 ही होते हैं, और दीर्घ और ह्रस्व, और बाकी जो प्लुत स्वर है वो संस्कृत भाषा का स्वर होता है जो हिंदी भाषा में नहीं बोला जाता। और जब हिंदी भाषा में बोला नहीं जाता तो हिंदी व्याकरण में हम उसे नहीं पढ़ते। हिंदी व्याकरण में प्लुत चिन्ह होता है जिसे हम विराम चिन्ह के अंदर पढ़ते हैं, और इसका प्रयोग हम किसी को पुकारने में करते हैं। जैसे हम किसी को पुकारेंगे तो वहां पे, और ये चिन्ह अंग्रेजी का जो एस होता है उसके जैसा बनता है, इस तरह का चिन्ह हम लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि जिस भी स्वर के ये बाद लगा है उसे हमें खींच के बोलना है। जैसे मान लो हमने राधा, हमें ऐसे बोलना है, अगर ऐसे लिख कर दे दिया कहीं पर भी तो आप इसे राधा नहीं पढ़ सकते, आप इसे क्या पढ़ेंगे? राधा, इस तरह से, ठीक है, खींच के पढ़ना होगा। तो बात समझ में आ गई। अब आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आया 2016 के जो आपका एसआई का पेपर हुआ था, उसमें आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, ठीक है, दीर्घ स्वर पूछा था, और आपको जो ऑप्शन है वो 3 टाइप के दिए थे। मैं ये प्रश्न आपको लगभग हर बार बताती हूँ, अब आपको इसका आंसर देना है। प्रश्न इस तरह से था, ए ऑप्शन में दिया था अ, बी ऑप्शन में दिया था आ, सी ऑप्शन में दिया था ओ, डी ऑप्शन में दिया था औ। इसी तरह से दूसरे सेट में एक ऑप्शन था जिसमें दिया था ई, बी ऑप्शन में था ई, सी ऑप्शन में था ए, और डी ऑप्शन में था अ। इसी प्रकार से किसी एक सेट में था ए ऑप्शन में ऊ, बी ऑप्शन में ऊ, सी ऑप्शन में ओ, और डी ऑप्शन में औ। लगभग ये प्रश्न कई बार दोहराया गया था, मतलब हर सेट में था। 16 सेट टोटल आपके बने थे उस टाइम पे, तो हर सेट में आपका ये प्रश्न दिया हुआ था। किसी में लिखा था दीर्घ स्वर तो किसी में लिखा था मूल दीर्घ। बताइए उत्तर क्या होगा? प्रश्न सही है या प्रश्न गलत है? पहले में भी है, बताइए। और जो छात्र रिपीट कर रहे हैं वो थोड़ा सा चुप रहे हैं, ठीक। नए वाले छात्रों को सीखने दो और उनको अपना दिमाग लगाने दो। नए वाले छात्र बताइए सोच के, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने प्रश्न गलत ही ना पूछ दिया हो। दिमाग में आ रहा है मैम ये दीर्घ स्वर नहीं होना चाहिए, तो आंसर फिर ए होगा। ऐसा सच बताओ किसके दिमाग में आ रहा है? सबके में आ रहा है ना? ऐसा ही सोचा। अगर मान लो परीक्षा में आ गया और परीक्षा में है नकारात्मक मार्किंग, तब क्या आंसर लगाओगे? डिसीजन क्या होगा आपका? छोड़ोगे या करके आओगे? छोड़ दोगे या लगा दोगे कि नहीं मैम छोड़ा तो नहीं जाता? इतना आसान जो हमें पता है, बस ये समझ में नहीं आ रहा दीर्घ स्वर है कह दिया, ये कह देता दीर्घ स्वर नहीं है, तो क्या सोचोगे अपने दिमाग में कि ये मिस्टेक हो गई है और इसमें दीर्घ स्वर नहीं है पूछता, क्योंकि बाकी 3 तो हैं दीर्घ स्वर में, एक ही है लघु स्वर में। तो ये जब एग्जामिनर को पता चलेगा तो वो आंसर ए ही लगाएगा कि अरे नहीं प्रश्न था दीर्घ स्वर नहीं है, ऐसा सोचते हैं दिमाग में छात्र। लेकिन ध्यान रखना अगर किसी प्रश्न में मिस्टेक हो भी जाती है तो एग्जामिनर उस क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं, उसे हटा दिया जाता है। कभी उस पर आंसर नहीं, या तो आंसर दिया जाएगा तो पूरा फुल मार्क्स दिए जाएंगे सभी के लिए, और अगर नहीं दिया जाएगा तो उसे हटा ही दिया जाता है। तो प्रश्न में कोई गलती नहीं है। प्रश्न का आंसर जब इस तरह का प्रश्न आए दीर्घ स्वर या मूल दीर्घ स्वर, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वो आ होगा, इसमें ई, इसमें ऊ। अब आप कहेंगे कि ये दोनों हमने किस आधार पर अलग किया, ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे। ये आधार है, ये है संयुक्त स्वर। यानी हम एक बार तो ये पढ़ते हैं कि उच्चारण काल के आधार पर हमारे स्वर कितने हैं, जिसमें हम ह्रस्व स्वर यानी जिसे हम लघु स्वर कहते हैं या मूल स्वर कह देते हैं, और एक दीर्घ स्वर जिसे हम गुरु स्वर भी कह देते हैं, इस आधार पर पढ़ते हैं। दूसरा टाइप हमारा होता है उत्पत्ति के आधार पर, जो हमसे पूछा जाता है, और ये अक्सर आपको अब जो किताबें छपी हैं अगर उनमें उन्होंने ध्यान देना शुरू किया होगा तो वो आपको इस चीज को देने लगे, नहीं तो ये किताबों में आपको बहुत कम ही मिलता है, रेयर ही मिलता है, अलग ही बता दिया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जन्म कैसे हुआ है उन वर्णों का, उस आधार पर हमारे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। अब मूल स्वर और संधि स्वर इन दोनों में क्या अंतर होगा, तो इसे हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, चार्ट भी बना हुआ है, तो आपको कुछ लिखना नहीं है, बस आपको ध्यान देना है, आपको ना इस चार्ट पे ध्यान देना है। इसमें अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बताती हूँ तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। वर्णमाला जहाँ आपका टॉपिक खत्म हो रहा होगा वहां पर एक पेज एक्स्ट्रा दिया होगा आपको खाली, जहाँ पे वर्णमाला अभी 3-4 पेज के बाद वर्णमाला जब खाली हो रहा होगा तो उस पेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नोटबुक में
जो मैं यहाँ पे कुछ नया बताऊंगी उसे लिखने के लिए, ठीक है। आपको अपने आप लगेगा कि ये नया है तो मुझे लिखना चाहिए, ये लिखा हुआ है, बस मैं इसी चीज को समझा रही हूँ आपको कि ये कैसे आया। यहाँ पे हमने कहा उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के स्वर हमारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रश्न को लिखा रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा। पहला लिया है हमने मूल स्वर और दूसरा हमने कहा संधि स्वर। संधि का मतलब समझते हो? अब देखो इसको इस तरह से समझना, इस मूल का मतलब है जैसे ही उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, जैसे उसकी उत्पत्ति हुई है उसकी बात कर रहे हैं। और संधि का मतलब है जो किसी के मेल से, किसी से संधि करके बना हुआ है, ठीक है। तो जब हम मूल स्वर की बात करते हैं तो ये संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है। तो हिंदी में जो मूल स्वर लिए गए हैं वो कौन से हैं? 4 हैं। हिंदी के अंदर हमने 4 मूल स्वर को लिया है। कौन कौन सा? अ, ई, उ और री। ध्यान दीजिए, ये अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो यहीं पे याद हो जाएगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या रटने की। ये 4 हमारे मूल स्वर, तो हमने अभी पहले कहा था कि चरण काल के आधार पर जो 4 हमने पढ़े थे उनको हमने ह्रस्व स्वर कहा, लघु स्वर कहा, मूल स्वर कहा, बात वही है। अब दूसरा हमने यहाँ कहा संधि स्वर। इस संधि स्वर का मतलब है कि जो 2 अलग अलग स्वर से मिलकर बने हैं या 2 स्वर से मिलकर बने हैं। तो होता क्या है कि ये जो अ स्वर है ये हमारा एक बार अपने आप के साथ मेल करता है। अ का मेल अ से होता है तो एक नए स्वर की उत्पत्ति होती है जिसे हम कहते हैं आ। एक ध्वनि दूसरी ध्वनि, 2 ध्वनि मिलकर यहाँ पे ध्वनि बना रही है। तो हमने इसी को पढ़ा था उच्चारण काल में दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर में परिभाषा भी हमने पढ़ी थी कि लघु स्वर से दुगना समय लगता है। तो दुगना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा जो वर्ण है एक वर्ण दूसरा वर्ण ठीक दुगना है, ठीक है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो संधि स्वर में आया वो आ गया। इसी प्रकार से जो हमारा ई स्वर है इसने भी 2 बार अपने आप को रख के एक नए वर्ण की उत्पत्ति की, बड़ा ई आ गया। उसी प्रकार से छोटे ऊ ने अपने आप को 2 बार रखकर एक नए वर्ण की उत्पत्ति की, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे संधि स्वर ये हो गए, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और आपको देखनी है कि ये जो आपने यहाँ पर देखा ये एक जैसे स्वर है, ठीक है। तो एक जैसे स्वर से जो ये मिलकर आया है इसको हम कहते हैं सजातीय स्वर। अब आपके पास जो यहाँ पर सीट है इसमें ये लिखा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। अब अपनी सीट पर इसको आप मार्क कर सकते हैं। सजातीय स्वर, आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है निम्न में से सजातीय स्वर कौन सा है। अब कई सारे प्रश्न आएंगे, उन सारे प्रश्न को एक चार्ट पे आपको समझा रही हूँ, तो अब यहाँ पर ध्यान देना। री के बारे में क्या, जैसे अ, ई और ऊ ने किया वैसे ही री ने भी किया, वो भी मैं बताती हूँ अभी आपको। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि सजातीय स्वर कौन सा है आपका, तो आप पहचान जाएंगे कि सजातीय स्वर हमारे कौन सा है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और सजातीय क्यों कहलाया? क्योंकि सजातीय का मतलब है समान जाति से बना, और आपने अभी अभी देखा कि समान जाति से वो कैसे बना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इनका प्रश्न है कि री ने क्यों नहीं किया, तो री ने भी किया। ऐसा नहीं है कि री ने नहीं किया, री ने भी मेल किया, और इससे बना, आपने देखा होगा कि जब हम ऐसे बनाते हैं ये री बनता है, ये होता है री। और ये संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी भाषा में नहीं होता। हिंदी भाषा में इस री के कुछ शब्द होते हैं, लेकिन इस री के तो कोई शब्द हिंदी भाषा के अंदर है ही नहीं, एक भी शब्द नहीं है। जब इसका एक भी शब्द नहीं है तो फिर हम इसे हिंदी भाषा के अंदर नहीं पढ़ते। तो जब हम इसे नहीं पढ़ते तो हम उसके जोड़े के बारे में भी नहीं पढ़ते। संस्कृत शब्द है तो हमने ये वाली बात तो जानी ना कि जब हम हिंदी भाषा के शब्दों की बात करते हैं तो 60% शब्द तो हमारे संस्कृत से ही लिए हुए हैं। अगर आप बात करो, शब्द है दिन, क्या कहोगे आप कि ये हिंदी का शब्द है? संस्कृत शब्द है, ये हिंदी का नहीं है। जैसे हम बात करते हैं गमन, इस गमन का मतलब होता है जाना, ये संस्कृत का शब्द है। हम आज भी इसका प्रयोग कर लेते हैं कि वो वहां से गमन कर गया, मतलब चला गया। लेकिन अब हमने इसके बदले में हिंदी में लिखा चला जाना या चले जाना। तो ये जो हमने बनाया ये है हिंदी शब्द, ये संस्कृत शब्द है, लेकिन हम हिंदी में दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। अब दोनों का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर वो हमारी हिंदी का हिस्सा है। तो ऐसे अब जैसे दिन शब्द है, इस दिन के बदले में हमने तो हिंदी में कुछ बनाया ही नहीं, जब कुछ बनाया ही नहीं तो ये हमारा प्रयोग में आ रहा है, हमें लगता है हिंदी, लेकिन है क्या? संस्कृत। तो हिंदी भाषा के शब्दकोश में 60% शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, पर संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हमारी हिंदी में आते हैं, प्रयोग होते हैं, और उनमें जो जिन जिन वर्णों का प्रयोग होता है हम उन वर्णों को अपनी वर्णमाला के अंदर पढ़ते हैं। तो री का यानी जो छोटा री है इसका प्रयोग होता है, जैसे पृथ्वी, व्रत, ठीक है, आवृत्ति जैसे शब्दों में, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन बड़ा जो री है उसका प्रयोग नहीं होता, तो हम उसे हिंदी में नहीं पढ़ते। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चलो, तो उसके बाद फिर हमारे जो ये दोनों वर्ण हैं, इस अ ने इस ई के साथ मेल किया, इस अ ने ई के साथ मेल किया तो एक नया वर्ण बनाया ए, और फिर इस ए ने इस अ के साथ मेल किया और बनाया अय। तो ये 2 वर्ण हमारे बने। तो हम ये भी हमारे किसमें आ गए? संधि स्वर के अंदर ही आ गए, क्योंकि ये भी संधि करके बने हैं, आपस में संधि करी। यहाँ पे हम बात करें, इस अ ने इस ऊ से मेल किया और वर्ण बनाया ओ, और फिर इस ऊ के साथ इस अ ने मेल किया और बनाया औ। इस तरह से ये 4 वर्ण हमारे बने। अब इनके साथ होता है, ध्यान रखिए, री के साथ मेल करके बनने वाले वर्ण जो है वो संस्कृत भाषा में है, वैदिक संस्कृत के अंदर। अब हमें उससे आगे की जरूरत ही नहीं थी इस भाषा में, तो हमने उनको यहाँ पे रखा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा इतना ही होगा। तो ये दोनों वर्ण, जो 4 वर्ण हमारे बने, ये हो गया ओ और ये हो गया औ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये समान जाति तो नहीं है, अलग अलग जाति से है, या अलग जाति का, या अलग जाति का है, ठीक है। तो इसलिए हमने इन 4 वर्णों को क्या नाम दिया? विजातीय स्वर। जो हमने यहाँ पर दिया है, क्या नाम दिया इनको? विजातीय। और विजातीय स्वर के साथ साथ इनको हमने कहा संयुक्त स्वर। अब ध्यान देना, ये हमारे जो 7 स्वर आए, इन 7 स्वर को हमने 2 भागों में बांटा, एक मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। हम इसको चाहें तो दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस दीर्घ स्वर में हमारे ये 3 ही स्वर हैं, आ, ई और ऊ। और ये जो हमारे 4 स्वर आए हैं ये किसके अंदर है? संयुक्त स्वर के अंदर। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनता है कि सजातीय स्वर कौन सा है, प्रश्न बनता है विजातीय स्वर कौन सा है, प्रश्न बनता है संयुक्त स्वर कौन सा है, प्रश्न बनता है मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, प्रश्न बनता है संधि स्वर कौन सा है। आपसे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के नाम से भी पूछा जाएगा, तो यही 7 होंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि परीक्षा में किस तरह का प्रश्न है, तो उत्तर आपको किस तरह से देना है, इसमें ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो 4 ऑप्शन आपको दे, आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए और एक चौथा ऑप्शन आपको ये दे दिया, और तब आपसे पूछा उसने कि इनमें से संधि स्वर कौन सा है, या दीर्घ स्वर कौन सा है, या गुरु स्वर कौन सा है, तो आपको पता ही है कि उत्तर क्या होगा, ये होगा। अब अगर उसने मान लो उस तरीके से प्रश्न दिया जैसे हमने देखा यहाँ पर, जो इस तरह का प्रश्न था हमारा,
इस तरह का प्रश्न, दीर्घ स्वर या मूल दीर्घ स्वर, तो आपको पता है कि ऐसे प्रश्न में हम ये जो स्वर है तो ये दीर्घ, लेकिन इसको किस श्रेणी में बाहर कर देंगे, संयुक्त स्वर की श्रेणी में। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि मूल दीर्घ या दीर्घ स्वर हमारा कौन सा होगा, जो बी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो अब इस तरह का प्रश्न आएगा तो गलती नहीं होगी, और इतने सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे यहाँ से, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो अब इसमें जो छूटा हुआ है इसको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं इसकी शुरुआत में, उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। अब इस तरह से मत उलझना कभी भी कि कभी आप ये कहें कि ह्रस्व स्वर भी 4 होते हैं और अब ये मूल स्वर भी 4 हो गए, अब ये क्या चक्कर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ह्रस्व स्वर भी वही है और मूल स्वर भी वही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। संधि स्वर, जिसे कभी कभी संध्या स्वर के नाम से भी जाना जाता है। एमपीएसआई में एक बार प्रश्न आया था कि निम्न में से संध्या स्वर कौन से हैं, तो संध्या स्वर का मतलब संधि स्वर से ही है। जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं अथवा दो स्वरों के योग से बनने वाले स्वर को संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और अब आपको पता चल गया कि मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन से हैं, तो यहां पर लिख लीजिए ओ और औ। एक चीज ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको इन स्वरों के बनने वाले जोड़े बताए थे, वो आप लोगों ने नोट डाउन किए। मैंने जो आपको कहा था कि रफ कॉपी पे आपको लिखना है वो उसी के लिए था। उस पॉइंट को आप याद रख लीजिए। अगर उस पॉइंट को आप याद रखते हैं तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें याद रखने में आसानी रहेगी। अगर आपको पता है कि हमारा ये स्वर किस किस वर्ण के मेल से बना है, तो उस वर्ण की सहायता से आपको आने वाले कई सारे प्रश्न याद करने आसान होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं बताऊंगी। अगर अभी आपने याद नहीं किया, नहीं लिखा, तो फिर बाद में लिख लेना। आप जब संधि करोगे, यण संधि करोगे या गुण संधि करोगे या आगे अयादि संधि करोगे, वहां पे भी आपको ये इन वर्णों की आवश्यकता पड़ेगी। ये संयुक्त स्वर और मूल दीर्घ स्वर जो आपने पढ़ा है इनको देखने की। ठीक है, समझ में आगे लिख लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जीव के प्रयोग के आधार पर, इसको भी समझ लो। अब जीव के प्रयोग के आधार पर हम आज तक रटते आए हैं, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पहले तो यही नहीं समझ में आता हमें कि जीव के प्रयोग का मतलब क्या है। तो ध्यान दो, यहाँ पर इसने कहा है जीव के प्रयोग। जीव के प्रयोग का मतलब जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीव का कौन सा भाग किस वर्ण के प्रयोग में आ रहा है वो हमें देखना है। तो हम अपनी जीव का 3 हिस्सा कर देते हैं। एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा मध्य भाग के बीच में और तीसरा हिस्सा पीछे का। तो उसी आधार पर हमने 3 भागों में बांटा, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। चलो इनके बारे में एक एक लाइन लिखो और फिर हम समझते हैं। देखो, अग्र स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। लिख लो कौन कौन से होते हैं, फोटो बना के लिख लेना। लिख लिया ये। ऑनलाइन वाले छात्र एक बात ध्यान दें, यहाँ पे एक छात्र कह रहे हैं कि मैम आप हमारी कमेंट पर ध्यान नहीं देती हैं। तो मैंने देखा कि पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट कमेंट उन्होंने कर दी जो मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं कोई आंसर देती हूँ तो आंसर आप दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सबका नाम लेके बोलूंगी कि मुझे इसने ये बताया है। अच्छा कि आपने नाम वहाँ पे बताया है, क्वेश्चन बताया है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जिस तरह से अब छात्र बोल रहे हैं कि संयुक्त स्वर भी होता है, ये संधि का नियम है और ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह की कमेंट को अगर मैं बीच में टोकूँ कि हाँ ये भी ऐसे होता है वो भी ऐसे होता है, तो आपको तो आनंद आ जाएगा जिसने कमेंट लिखी है, लेकिन वो छात्र जो शांति से यहाँ पढ़ने के लिए आया है उसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये चंद लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि मेरी ऑफलाइन क्लास में और मेरी ऑनलाइन क्लास में आपसे बहुत अधिक मात्रा में छात्र ऐसे हैं जो शांति से पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि अभी बैच की शुरुआत है और आप बिल्कुल नादान बच्चे हो, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, कमेंट मत करो। ये जो आपका ऐप है, इसमें जो आप क्लास देख रहे हो, तो इसको फुल स्क्रीन पे पढ़ो। कैसे होगा, इसको थोड़ा टैप करना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे पढ़ो ना, कमेंट देखो किसी की और ना कमेंट करो। जब मैं अगर बोलूँ कमेंट करने के लिए तब कमेंट करना, ठीक है। तो फुल स्क्रीन पे पढ़ो, आपका फोन ऐसे होना चाहिए, ऐसे मेरा रहना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ध्यान दीजिए, और मुझे सब पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। ये आप लोगों ने लिख लिया, आगे लिखते हैं। दूसरी लाइन में लिखो, मध्य स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर में फोटो के साथ लिख लेना, एक ही वर्ण आता है हमारा अ, और पश्च स्वर में लिख लिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। अब देखो, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब हमने जो अग्र स्वर लिखा था वो आपको पता है, अगले भाग से कौन कौन सा था, ई, ए, और री। ठीक है, टोटल कितने हो गए हमारे, 7 हो गए। अब आपको ये पता है, अगर कोई आपसे पूछे कि अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है,
तो कितनी हो गई 5। पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है 5। मध्य स्वर की संख्या कितनी है 1। आपकी परीक्षा में अब ऐसे नहीं पूछा जाता प्रश्न कि स्वरों की संख्या कितनी है। अब प्रश्न या तो ऐसे पूछा जा रहा है कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अग्र स्वर की संख्या कितनी है, मूल स्वर की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, इस तरह से प्रश्न। तो अब आपको अपने आप पता चल जाएगा, लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप जब पढ़ेंगे इसमें अब इसे याद कर लो कि कैसे इसे याद करना है। जैसे आपने पढ़ा, अब आप इसे रटोगे, रटो मत, आप इसे प्रैक्टिकल करो और प्रैक्टिकल करके इसको दिमाग में रख लो। जैसे हम बात करते हैं अग्र स्वर की, अग्र स्वर का मतलब हमने परिभाषा क्या पढ़ी, हमने परिभाषा पढ़ी कि जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है। तो जीभ का अगला भाग, तो जब हम उच्चारण करते हैं इसका, जैसे ई ए या री, तो आप ये खुद ही देखो कि हमारे जीभ का कौन सा भाग वाइब्रेट हो रहा है, किस पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। तो हमारा जो जीभ का आगे वाला भाग है उससे ही इसका उच्चारण हो रहा है, वहीं पे स्ट्रेस पड़ रहा है। तो हमें याद हो जाएगा कि अच्छा ई या री ए तो हमें पता चल जा रहा है कि जीभ का अगला भाग। जब हम बात करते हैं मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर में हमारा जो स्वर उच्चारण करते हैं तो इस अ का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण आपको करना है कि दांत के बीच में आपकी जीभ बैठे इस तरह से, और ये जो साइड का ये हिस्सा है जीभ का, ये ऐसे चौड़ता है, तब इसका उच्चारण होता है अ। और अगर आप तक ऐसे उच्चारण नहीं करते हैं तो अब से करें, तब आपको इसकी ध्वनि सही आएगी। ठीक है, तो ऐसे उच्चारण करना है अ। उच्चारण करके देखो, शर्म मत करो, ये प्रैक्टिकल क्लास है और करो इसमें खूब आराम से, मतलब जैसे कहते हैं मैं उच्चारण करके बताती हूँ वैसे करो। ये ध्यान देना कि जब आप वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण इस तरह से करते हैं, जीभ का प्रयोग अच्छे से देख के कि जिस जहां से जैसे होता है, और उसको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और शब्दों के साथ वैसे ही उच्चारण करना शुरू करते हैं, तो आपका जो उच्चारण है वो सुधार होता है। उच्चारण सुधार होगा तो आपकी लेखनी सुधार होगी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको छोटी ई और बड़ी ई में अंतर जिस दिन समझ में आने लगेगा उच्चारण में, उस दिन आपकी लेखनी सुधर जाएगी। तो इसलिए उच्चारण करते समय शर्म नहीं होनी चाहिए, खूब जोर से करो। और ऑनलाइन वाले छात्र अकेले बैठे हो आप तो चिल्ला चिल्ला के करो, है ना, पता चलना चाहिए बगल वाले कमरे में मम्मी पापा को कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। पश्च स्वर की बात करें तो जब हम उच्चारण करते हैं आ उ ओ औ, तो हमारी जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है, जो कंठ के पास वाला हिस्सा है, वहां पर हमारा स्ट्रेस पड़ता है, तो हमें पता चल जाता है। तो जब हम एक बार इसका अभ्यास कर लेते हैं इस तरह से, तो हमें इसे रटने की जरूरत नहीं है, फिर हमें पता चल गया जीभ के प्रयोग के आधार पर कौन सा, आराम से हम पढ़ के याद कर लेते हैं। तो बताओ याद होता है कि नहीं होता, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ मतलब होठ, तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, यानी जब हम स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे होठों की स्थिति कैसी हो रही है, उस आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। आवृतमुखी का मतलब हो गया जब हमारे होठ गोलाकार वृत्त में नहीं होते, और वृत्तमुखी का मतलब हो गया जब हमारे होठ गोलाकार होते हैं। तो लिखो आवृतमुखी स्वर के सामने लिखो जिन स्वरों के उच्चारण में होठ, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी में लिखो जिन स्वरों के उच्चारण में होठ, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उ और ओ औ। तो उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं ए आ ई री ए तो हमारे होठ गोलाकार नहीं होते, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं उ ओ औ तो हमारे होठ गोलाकार होते हैं। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे याद किया, मैंने अभी आपसे कहा कि आपको अगर ये पता हो कि ये जो हमारे संधि स्वर हैं ये किस किस स्वर से मिलकर बने हैं, इतना आपको पता हो तो आपको आगे याद करना बहुत सारा आसान रहेगा बहुत सारी चीजों में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मान लो अगर आपको इसे याद रखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, इतना याद कर लो, ए आपने याद कर लिया, ई याद कर लिया और री याद कर लिया। ए याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये उसी कोटे में जाएगा जिस कोटे में ये जाएगा, इसका उच्चारण है उसी तरीके से, तो आप इसके साथ इसे याद रख सकते हैं, ये इसके साथ रहेगा। और इसी तरह से आपको ये याद रखना है, ये उसी कोटे में जाएगा अक्सर जिस कोटे में ये होगा, इस तरह से। अब इससे पहले आपने जीभ के प्रयोग के आधार पर देखा, तो आप अपनी किताब में देखो, जहाँ पे ई आ रहा है उसके साथ ए आ रहा है, और जहाँ पे उ आ रहा है उसके साथ ओ आ रहा है, तो आपको याद रखना है। अब मैं आपको हमेशा कहती हूँ 3 तरीके से बताऊंगी, पहला लॉन्ग पढ़ाऊंगी आपको समझा के, दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक लिखा हुआ है, फिर तीसरा उस शॉर्ट का भी शॉर्ट बताऊंगी जो सिर्फ आप ही याद रख सकते हो। यानी ऐसा याद रखना कि याद रखो, आपको बस 2 चीज याद रखनी है और याद कितना होगा 4 चीज, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अब इसके बाद वर्णों के उच्चारण स्थान की बात आती है। वर्णों का उच्चारण स्थान कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। आजकल हमारी परीक्षा में ये बड़ा प्रश्न चल रहा है। वर्णमाला से हमारी परीक्षा में 40 नंबर के क्वेश्चन है तो 5 से 6 प्रश्न हमारे लगभग रहते हैं, ठीक है। अगर मान लो पिछली साल की परीक्षा में 5 से 6 की बजाय वो 2 या 3 हो गए तो ये मत समझना कि वर्णमाला का वजन कम हो गया, वो कभी भी आ सकता है। कभी कभी तो 6 से 7 प्रश्न भी आपके अकेले वर्णमाला से आ जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को समझ के याद रखेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आसान रहेगा। तो आजकल आपकी परीक्षा में जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से आते हैं कि आपसे उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है। वर्ण दे देगा, मान लो वर्ण दे दिया उ, और आपसे कहा इसका उच्चारण स्थान या इसका वर्ग, 2 चीज आती हैं। तो आप उच्चारण स्थान या वर्ग दोनों में से किसी एक चीज को याद करेंगे, ठीक है, और उससे आपको दोनों चीज याद हो जाएंगी। पहले हम देखें, जैसे ये सारणी बनी हुई है कि जो हमारे स्वर हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान हमारा कैसे कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि ए और आ जो हमारा स्वर है इसका उच्चारण स्थान है कंठ से और इसका वर्ग है कंठ। ई का उच्चारण स्थान है तालु और इसका उच्चारण जो वर्ग है वो क्या है, तालव्य। उ का उच्चारण स्थान है होठ और इसका वर्ग है ओष्ठ। री का उच्चारण स्थान है मूर्धा और इसका वर्ग है मूर्धन्य। ए आय का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु और इसका वर्ग है कंठ तालव्य। और ओ औ का उच्चारण स्थान है कंठ और होठ और इसका उच्चारण जो वर्ग है वो है कंठोष्ठ। अब आप इतनी बड़ी सारणी को याद करेंगे तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। आपको जो याद रखना है वो बस इतना याद रखना है,
बस, और बाकी चीज समझ लेनी है, इतना याद कर लोगे, बाकी सारी चीज अपने आप समझ में आ जाएंगी। कैसे? उच्चारण स्थान से तो याद रख लोगे आप इसका वर्ग। अगर कंठ की बात आ जाए तो वर्ग क्या होगा? कंठ है। अगर तालु की बात हो तो वर्ग होगा तालव है। होठ की बात हो तो वर्ग होगा ओष्ठ है। और मूर्धा की बात हो तो वर्ग होगा मूर्धन है। अब कंठ और तालु तो कंठ तालव्य कहलाएगा, और कंठ और होठ तो कंठोष्ठ कहलाएगा। ऐसे याद कर लोगे। अब इसमें हमने इन चीजों को क्यों छोड़ दिया? तो ऐसे याद करोगे। आपने ए आ को याद किया कंठ से, ई को याद किया तालु से, उ को याद किया होठ से, और री हमारा मूर्धा। अब ए आई को याद करना है तो आपको पता है कि ये किससे बना है? ए प्लस ई से। ए मतलब कंठ तो कंठ आ गया, और ई मतलब तालु तो तालु आ गया। ठीक है, तो कंठ तालु हो जाएगा। उसी तरह से आपको पता है कि ये किससे मिलकर बना है? ए प्लस उ से। ये बना है ए प्लस उ से, तो अ मतलब कंठ और उ मतलब होठ, तो कंठोष्ठ हो गया। याद रह जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये चीज पता होनी चाहिए आपको। एक चीज आपको पता रहेगी तो दूसरी अपने आप पता चल जाएगी। तो अब इसमें रटने की जरूरत तो नहीं है। रटना पड़ेगा, कितना रटना पड़ेगा? बस ये इसको, और रटना भी नहीं है, उच्चारण करके देख लो। ए आ, जब हम बोलते हैं ए आ, आवाज कहां से आती है? अब हम ये नहीं देखेंगे कि मुख का कौन सा भाग काम कर रहा है, अब हम देखेंगे आवाज किसकी वजह से आ रही है। तो हम ए आ जब बोलते हैं तो कंठ से आती है सीधी आवाज। जब हम ई का प्रयोग करते हैं तो हमारी जीभ जो आगे का हिस्सा है वो तालु के नीचे आके स्थिति लेती है, तब उसकी ध्वनि निकलती है। और जब हम उ बोलते हैं तो हवा हम अपने होठों से रोकते हैं और तब उसका उच्चारण करते हैं, तो उ। और जब हम री बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है वो मूर्धा को छूने की कोशिश करती है, मूर्धा के स्थान पर। और ये मूर्धा क्या होता है? तालु कहाँ होता है? जैसे हम अपने मुख को अगर ऊपर की तरफ से देखें, ऊपर वाला हिस्सा, तो ये हमारे दांत इस तरह से, ये आगे हमारा होठ हो गया। ठीक है, ये पीछे ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाता है? कंठ। ठीक है, इसे आप कंठ में रखेंगे। अब मुझे बताइए, जैसे आप देखते हैं एक ये जो हिस्सा है ये तो हो गया मूर्धा। अब किताबों में एक चीज और है उल्टी, तालु यहां होगा या तालु यहां होगा? मूर्धा के ऊपर कि मूर्धा के नीचे? ये हो गया होठ, ठीक है, और ये हो गया दंत। तालु कहां है? तालु यहां है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि आपको तो सिखाया गया है यहां। मैं नहीं बताऊंगी, आप अपने आप चेक करिए, उच्चारण करिए। आपने अभी अभी पढ़ा कि ई, जब हम ई को पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वो आगे से जीभ का अगला हिस्सा वाइब्रेट हो रहा है। तो जीभ के प्रयोग से आपको ये पता चल गया कि जीभ का कौन सा भाग काम कर रहा है ई के उच्चारण में, और उसके उच्चारण स्थान से आपको पता चल गया कि उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो यानी जीभ या तो तालु को छूने की कोशिश करेगी या तालु के नीचे वाइब्रेट होगी। तो जीभ किस स्थान पर वाइब्रेट हो रही है? वहां जा रही है पीछे, मूर्धा के पीछे। जीभ मूर्धा के पीछे मुड़ जा रही है, तो आप खुद ही बताइए। मैं नहीं कह रही, मैं नहीं कहती, मैं तो आपको वो चीज समझा रही हूँ जिस समय मैं स्टूडेंट थी और मुझे भी ऐसे पढ़ाया गया और मेरा दिमाग ऐसे ही चलता था, तो मेरी खोपड़ी कहती थी ये सब उल्टा पुल्टा क्यों पढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि वैज्ञानिक भाषा है और बोलते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं। यही मेरे दिमाग में रहता था। पर जब मैं टीचर बनी और जब मैंने फिर से अध्ययन किया और बहुत पुरानी किताबों का अध्ययन किया, तो मुझे पता चला ना तो किताबों ने गलत लिखा था, ना किसी ने हमको गलत समझाया था। जो इस समय बाजारवाद जो उत्पन्न हुआ, जिसमें आप किताबें टीचर न लिख के टाइपिस्ट लिख के और टीचर के नाम पे जो छाप रहे हैं, गलतियां उन किताबों में आई हैं और जिन्हें अब हमें पढ़ाया जा रहा है। वहां पर आपकी परीक्षा में प्रश्न ये आता है, जब आपसे पढ़ाया जाता है कि जो हमारा स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में वर्णों का क्रम, जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तो स्पर्श व्यंजन के जो वर्णों का क्रम है वो आता है इस क्रम में कि पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर होठ। वो क्रम है, ना कि हमारे मुख गुहा का क्रम है कि हमारे मुख गुहा के क्रम को भी इसी तरह से बता दिया जाता है। जब आप उच्चारण करेंगे, जैसे इसे मैं हटा देती हूँ, हम जब व्यंजन पढ़ेंगे तो ये क्रम हमारा आता है क वर्ग। हम इस क वर्ग को पढ़ेंगे, कंठ से होता है। च वर्ग ये तालु से होता है, ट वर्ग ये मूर्धा से होता है, त वर्ग ये दंत से होता है और प वर्ग होठ से होता है। तो इसका क्रम है ये, ना कि हमारे मुख का। हम खुद भी देखें कि जब हम क बोलते हैं, क ख ग घ, तो हमारी जो आवाज आ रही है वो कंठ से आ रही है। लेकिन हम जैसे पढ़ते हैं च छ ज झ, अब आप खुद ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन कहता है कि जब वर्ण का उच्चारण होगा तो जीभ उस स्थान को छू कर गुजरती है। ठीक है, जीभ उस स्थान को छूती है, या वो हवा जिस हवा से हम उसका उच्चारण कर रहे हैं वो उस स्थान को छू के गुजरती है। तो जब आप बोलते हैं च छ ज, तो आपकी जीभ किस स्थान को छूने की कोशिश करती है? तालु को। अब वो तालु आपका मूर्धा से ऊपर है कि मूर्धा से नीचे जा रहा है? नीचे आ रहा है ना, मूर्धा से। मूर्धा क्या है? मूर्धा आपके नाक के नीचे वाला हिस्सा। मूर्धा देखो वो स्थान है, जैसे आप बोलते हैं ट, जब आप ट बोलते हैं तो आपकी जीभ मूर्धा स्थान को छूती है, आगे से मुड़ के ट, तो वो नाक के ठीक नीचे वाला स्थान पड़ता है। वैसे आपका जो तालु है वो स्थान है कि जब कभी आप गाजर आगे से काट लेते हो ना, आगे के दांत से, और जो जिस स्थान पर चोट लगती है जब छिल जाता है गाजर खाने से, वो स्थान है एक्चुअल में तालु। ठीक है, उस स्थान को कहते हैं। और आपको ये बात, ये वर्ण ही बताएंगे जब आप इनका उच्चारण करेंगे। लेकिन आपको किताबों में उल्टा लिखवा दिया गया है ये सारी चीजें। लूसेंट जैसी किताब में लिखा हुआ है कि ये क्रम बता दो, सारे टीचर पढ़ाए जा रहे हैं। मैं देखती हूँ कि इस तरह से पढ़ाते हैं, बस जो लिख दिया ना बस पढ़ा दो, जो लिख दिया भाई, हम इसको ना तो समझ सकते ना समझा सकते, बस हमने जो पढ़ा है बस उसको रट के तोते की तरह हम पढ़ा देंगे। मतलब वही कहानी, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, और फंसते रहता है। सुनिए ये कहानी आप लोगों ने, कितने लोगों ने नहीं सुनी? सबने सुनी है कहानी से? नहीं सुनी है कहानी? चलो आपको समझाती हूँ, आज सुनाती हूँ, ये ध्यान रखिएगा हमारी क्लास में आगे के लिए मैं बहुत बार जिक्र करूंगी इसका, कि हमें रट्टू तोता नहीं बनना। रट्टू तोता का मतलब क्या होता है? रट्टू तोता जो होता है, जैसे हमें कहा जाता है अरे भाई रट लो इसको, अरे भाई रट लो इसको। मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ, ना तो हिंदी में अपवाद है और ना हिंदी में कोई चीज रटी जाती, आपको हर चीज समझनी है। जैसे हम कहते हैं अगर हम रट लें किसी चीज को और हम उसके अर्थ को न समझें तो हमारे साथ हादसा हो जाता है। जैसे एक बार क्या था, एक शिकारी था और शिकारी जंगल में जाके तोता पकड़ के लाता था और बेच के अपनी आजीविका कमाता था। मुखर्जी नगर का शिकारी था। अब आप जैसे ही बच्चे आए और उनमें एक बड़ा ही दयालु प्रवृत्ति का छात्र था, तो उसे बड़ा दुख हुआ कि आजाद पंछी को कैद कर देता है ये पिंजरे में, अब मैं इसकी दुकान चलाता हूँ। तो उसने वो जगह पर गया जहाँ से शिकारी उन तोतों को पकड़ता था, तो वहां जाके उन सारे तोतों को उसने रटाया, सिखाया, उसको समझाया कि देखो तुम एक सुर में गाना कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे।
तो सारे तोतों को ये गाना सुना दिया और सिखा दिया। अब शिकारी आया और तोते पेड़ पर बैठे हुए हैं और ये गाना गा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। अब शिकारी लौटने लगा कि अब तो ये समझदार हो गए, ये तो मेरी जाल में आएंगे ही नहीं। लेकिन तभी उसके दिमाग में आया कि एक बार प्रयास करने से क्या जाता है, एक बार प्रयास कर लेते हैं। तो उसने जाल बिछाया, दाना डाला और छिप गया। फिर तोतों ने देखा नीचे कि दाना पड़ा है और आराम से जाल में आके बैठ गए और फंस गए। अब तोते ने जाल उठाया और कंधे पे डाला और चला जा रहा है और तोते गाना गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। अब तोते ने मार्केट में जाके कहा बोलने वाला तोता ले लो, बोलने वाला। अभी तक तो वो 100 रुपए का तोता बेचता था, अब 200 रुपए का, क्योंकि बोलने वाला तोता हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें तोता नहीं बनना, रट्टू तोता। अब शिकारी कौन है? शिकारी है आपका एग्जाम, उसमें आने वाले प्रश्न, उसकी बदलने वाली प्रवृत्ति। आप ये बताइए कि वर्णमाला तो वर्णमाला ही है ना, संज्ञा तो संज्ञा ही है ना, इसमें तो कोई अपडेट नहीं होगा। जो आपकी क्रिया है वो तो क्रिया ही है ना। फिर आखिर हर बार हर साल ऐसा क्यों होता है कि प्रश्न आते हैं और हमें धराशायी कर देते हैं? क्योंकि हम प्रश्न ही पढ़ते हैं। आप लोग देखते हैं ना यूट्यूब पे, जैसे हर कोई क्या करा रहा, बस प्रश्न करा रहा, प्रश्न करा रहा। अरे कितने प्रश्न बना सकते हो भाई? ये जो मैंने आपको अभी एक चार्ट बनाया ना, ये आपने 1 मिनट में सीखा। आप लोग, अब किसी का मैथ अच्छा है तो गुणा करे और बताए मुझे यहाँ पर कितने सारे वर्ण हैं हमारे। अगर वो इस वर्ण को उठाए कि अ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, एक प्रश्न। अ वर्ण का वर्ग बताइए, दूसरा प्रश्न। 2 प्रश्न हो गए। अब इसी तरह के 2 प्रश्न इस अ से बनाए जा सकते हैं, तो 4 प्रश्न हो गए। अब आगे ये बना सकता है कि कंठ का उच्चारण स्थान निम्न में से किस वर्ण का है। तो आप 2 बार इस चीज को देख सकते हैं, एक बार अ और एक बार अ, तो 6 प्रश्न हो गए। कंठ है वर्ग निम्न में से किस वर्ण का है, 2 प्रश्न इसके हो जाएंगे, तो कितने हो गए? 8। और अगर हम चाहें तो अगली प्रकृति बनाएं कि ए आ को एक साथ बना दें। एक बार ये पूछ ले, एक बार ये पूछ ले और एक बार ए आ का उच्चारण स्थान क्या है, ए आ का वर्ग क्या है। तो ये हो गए 8। कितने प्रश्न हो गए? 12। और 12 प्रश्न से 12 इसमें, 12 इसमें, फिर 12 इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें, कितने प्रश्न हो जाते हैं? 100-150 प्रश्न तो हम यहीं से बना देंगे, अलग अलग और डिफरेंट तरीके से। तो बताइए कि क्या आपको लगता है कि प्रश्न के पीछे भागना उचित है? नहीं। आप समझ लीजिए, आपने इस चीज को समझ लिया और जिसमें कि मैंने बताया कि आपको